हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, 29 नवंबर की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पिछले 2-3 दिनों में हुई घटनाओं के बारे में आज विश्लेषण करेंगे। पूरा का पूरा जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम हर स्तर पे हर तरीके से देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आइए देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज हम केवल 5 टॉपिक ही पढ़ेंगे करंट अफेयर्स की, लेकिन उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैं आपके सामने करूंगा। तो इस वजह से आज हम 5 टॉपिकों पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक उसमें ऐसी है जिसमें मैं उसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं पहली टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, पहली टॉपिक है ग्लोबल अवार्ड से संबंधित। ग्लोबल अवार्ड क्यों चर्चा में है, इसको आप टिक कर लीजिए। यह सवाल एग्जाम में 90% उम्मीद है कि पूछा जाएगा। क्या है इस सवाल में? फ्रेंड्स, बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, किस टाइगर रिजर्व को? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहली बार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल अवार्ड मिला है, पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अर्थात ग्लोबल अवार्ड मिला है भारत के किसी टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहली बार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है कहां पे फ्रेंड्स? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका यूपी में है, यूपी में। तो फ्रेंड्स, यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ग्लोबल अवार्ड मिला। किस लिए मिला है? बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी दुगनी कर ली है, जिस वजह से उसको ग्लोबल अवार्ड TX2 से सम्मानित किया गया। किसको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। याद रखिएगा, यह सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका यूपी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जब बात यहाँ पे बाघों की आ गई है तो हम आज देखेंगे बाघों की पूरी रिपोर्ट कि कहाँ पे कितने बाघ हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ हैं, कुल बाघों की संख्या कितनी है। तो बाघ रिपोर्ट पे आज हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 जो कि सबसे लेटेस्ट मानी जाती है, इसके अनुसार विश्व के बाघों की 70% आबादी भारत में है। तो फ्रेंड्स, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के मुताबिक विश्व के बाघों की 70% आबादी कहाँ निवास करती है? भारत में। अर्थात कुल बाघों का 70%, लगभग 70% कहाँ पे है? भारत में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक बाघ आपके MP में पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटका में पाए जाते हैं और उसके बाद उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगर ये सीक्वेंस या कभी ये गणना पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश पाए जाते हैं। पहले सबसे ज़्यादा बाघ कर्नाटक में पाए जाते थे, लेकिन अब की बार मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, शायद 2 बाघ वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्थान पे आपका कर्नाटका है और थर्ड प्लेस पे आपका उत्तराखंड है। ओके फ्रेंड्स, और अगर बात करें कि कुल कितने बाघ भारत में हैं वर्तमान में, तो फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में कुल बाघों की संख्या 2967 है। भारत में वर्तमान में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है। विश्व में कुल लगभग 3900 बाघ पाए जाते हैं। वर्तमान में विश्व में कुल 3900 बाघ हैं, जिसमें से उसका 70% अर्थात 2967 भारत में निवास कर रहे हैं, भारत के टाइगर रिजर्वों में पाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, 8 राज्य ऐसे हैं जहां 100 से अधिक बाघ हैं। भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां 100 से अधिक बाघ पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक 231 बाघ मौजूद हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि भारत के किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं, तो भारत के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं और उनकी संख्या 231 है। कभी पूछे संख्या के बारे में
कि भारत के टाइगर रिजर्वों में कौन सा टाइगर रिजर्व ऐसा है जहां पे सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो उस टाइगर रिजर्व का नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जहां पे 231 बाघ निवास कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था, 65% बाघ संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्रों में? संरक्षित क्षेत्रों में, अर्थात टाइगर रिजर्व में या फिर नेशनल पार्क में। तो ऐसे जगहों पे 65% बाघ हैं जो संरक्षित क्षेत्र है, वहां पे पाए जा रहे हैं। लेकिन 35% बाघ गैर संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, गैर संरक्षित क्षेत्रों में जो विचरण कर रहे हैं जंगलों में। तो 35% बाघ गैर संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 65% बाघ आपके संरक्षित क्षेत्रों में है, जैसे टाइगर रिजर्व में है, नेशनल पार्क में है, तो इनको हम संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ओके, तो 65% बाघ संरक्षित क्षेत्रों में है, 35% बाघ गैर संरक्षित क्षेत्रों में है। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या में 8 की वृद्धि हुई है। रॉयल बंगाल टाइगर जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या में 8 की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, हमने बाघ गणना रिपोर्ट 2018 पे पूरी विस्तृत चर्चा की है। आप सबको पता होगा एक टाइगर प्रोजेक्ट है जो 1973 में चलाया गया था। कभी कभी पूछता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया। फ्रेंड्स, टाइगर प्रोजेक्ट आपका बाघों को संरक्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो फ्रेंड्स 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। और बाघ दिवस या टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, 29 जुलाई को आपका टाइगर रिजर्व बनाया जाता है और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी। हाथी प्रोजेक्ट, तो फ्रेंड्स हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में किया गया था। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था? तो हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत अगर आपसे पूछेगा हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत, तो फ्रेंड्स हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया? 1973 में। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और अगर आपसे पूछे कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब होगा 12 अगस्त। तो फ्रेंड्स, 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, टाइगर दिवस को 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसके अलावा हाथी दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1992 में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1973 में। तो फ्रेंड्स, हमने बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में विस्तृत चर्चा किया। ये चर्चा क्यों करनी पड़ी? ये चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वजह से जब चर्चा यहाँ पे बाघों की आबादी दुगनी करने से आई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 को मैं आप सबके साथ शेयर करूं और उसके एक एक महत्वपूर्ण तथ्य को आपके सामने मैंने पेश किया। आइए फिर से देखते हैं, विश्व के बाघों की 70% आबादी कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है और विश्व में कुल बाघ 3900 है। सर्वाधिक बाघ, तो फ्रेंड्स सर्वाधिक बाघ भारत में मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटका में और उसके बाद उत्तराखंड में। अगर बात करें हम टाइगर रिजर्व में कि कौन से टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं, तो फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक 231 बाघ मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि कितने बाघ संरक्षित क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, कितने बाघ गैर संरक्षित क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। तो 65% बाघ आपके संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं और 35% बाघ आपके गैर संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में, जो मैंने आप सबसे शेयर किया। अब आइए बढ़ते हैं आज की अगली टॉपिक पे। फ्रेंड्स, आज की अगली टॉपिक है APE शिखर सम्मेलन से संबंधित। तो फ्रेंड्स, APE शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन करेगा? मलेशिया करेगा। APE शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया करेगा। APE क्या है फ्रेंड्स? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक
मतलब प्रशांत, एशिया मतलब एशिया, तो एशिया प्रशांत, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, ओके। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन करेगा? मलेशिया करेगा। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं एपीई के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फ्रेंड्स एपीई का हेडक्वार्टर आपका सिंगापुर में ही है। कहाँ पे है? सिंगापुर में। एपीई अर्थात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अगली टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स अगली महत्वपूर्ण टॉपिक आरबीआई चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो आरबीआई चर्चा में इसलिए है कि ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है आरबीआई। अर्थात ट्विटर पे आरबीआई का जो अकाउंट है उस पे 1 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। कितने फॉलोअर? 1 मिलियन फॉलोअर। तो ऐसा करने वाला पहला बैंक बन गया आरबीआई जिसके ट्विटर पे फॉलोअरों की संख्या 1 मिलियन हो गई है। तो ट्विटर पे फॉलोअरों की संख्या 1 मिलियन पहुंचाने वाला पहला बैंक बन गया है आरबीआई, जो कि पहला केंद्रीय बैंक है। तो इनके पास कोई काम रह नहीं गया है, आरबीआई के पास कठपुतली बन गए हैं। तो अब ये ट्विटर पे ही पहला स्थान लाएंगे। बाकी जीडीपी तो -10 के आसपास जा ही रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है। आइए देखते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो कभी भी ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया आपका आरबीआई बैंक। तो ये हमने 3 टॉपिक करंट अफेयर्स की पढ़ी है। बाकी 2 टॉपिक और देखेंगे आज। फिर हम मिलेंगे आपसे 30 नवंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। और हमने जैसा आप सबसे कहा भी है कि सुबह की जो क्लास होगी उसी से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन आपको डेली रात को 9 बजे कराए जाएंगे और उस शो का नाम होगा डेली करंट अफेयर्स का डोज। मुकेश सर करेंगे एक्सपोज। तो फ्रेंड्स 3 टॉपिक हमने पढ़ा है, बाकी के 2 और टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स 3 टॉपिक हमने करंट अफेयर्स का पढ़ के खत्म किया है। बाकी के जो बचे हुए और 2 टॉपिक आज के पढ़ने हैं, आइए उस पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं। फ्रेंड्स अभी हाल ही में चक्रवात गति आया है। क्या नाम है चक्रवात का? चक्रवात गति आया है। तो आपसे पूछ सकता है चक्रवात गति से प्रभावित देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स चक्रवात गति से प्रभावित देश आपका अफ्रीका है। चक्रवात गति से प्रभावित हुआ है अफ्रीका। नामकरण इसका किसने किया है? भारत ने। इस चक्रवात का नाम अर्थात चक्रवात गति का नामकरण भारत ने किया है और प्रभावित रहा इससे अफ्रीका। इसके अलावा एक और चक्रवात की बात करें जो महत्वपूर्ण है, अभी एक दिन पहले ही भारत के तट से टकराया है, जिसका नाम है चक्रवात निवार। तो फ्रेंड्स चक्रवात निवार अभी हाल ही में तमिलनाडु एवं पुदुचेरी के तट से टकराया है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, अभी 2 दिन पहले चक्रवात निवार तमिलनाडु एवं पुदुचेरी से टकराया है। तो पूछ सकता है कि तमिलनाडु एवं पुदुचेरी से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या था? तो उसका नाम है चक्रवात निवार। ये आपसे ये सवाल पूछ सकता है चक्रवात निवार भारत के किस तट से टकराया था? तो चक्रवात निवार तमिलनाडु एवं पुदुचेरी से टकराया था। इसका नामकरण किसने किया? तो फ्रेंड्स चक्रवात निवार का नामकरण ईरान के द्वारा किया गया है। अगर ये भी पूछ ले आपसे कि चक्रवात निवार का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो फ्रेंड्स चक्रवात निवार का नामकरण आपके ईरान के द्वारा किया गया है। चक्रवात निवार तमिलनाडु एवं पुदुचेरी के तट से टकराया है। इसी के साथ हम कुछ चक्रवातों के नाम देखते हैं और उनसे प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से, उस पर भी चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स इधर मैंने चक्रवात लिखा है और इधर प्रभावित देश लिखा है। मंका। तो फ्रेंड्स मंका चक्रवात कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आता है मंका चक्रवात। अमोंदा चक्रवात अल सल्वाडोर से संबंधित है। अमोंदा चक्रवात अल सल्वाडोर में आता है। सराय। फ्रेंड्स सराय कहाँ पे आता है? फिजी में। तो फिजी वाले चक्रवात को हम सराय के नाम से जानते हैं। और डोरियन में जो बहामास में जो चक्रवात आता है उसको डोरियन के नाम से जाना जाता है। बहामास में जो चक्रवात आते हैं उनको डोरियन के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में एक चक्रवात आता है जिसको फेंटाई नाम से जाना जाता है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण
चक्रवातों के बारे में पढ़ा कि मंका, अमोदा, सराय, डोरियन और फेंटाई ये कहाँ से संबंधित है। ये चक्रवात मंका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, अमोदा अल सल्वाडोर से है, सराय फिजी से है, डोरियन बहामास से है और फेंटाई आंध्र प्रदेश से है। तो फ्रेंड्स करंट की दृष्टि से तो बस यही महत्वपूर्ण था, चक्रवात गति और चक्रवात निवार कहाँ टकराया है, किस तट से टकराया है, नामकरण किसने किया, ये महत्वपूर्ण था। लेकिन उसके साथ साथ हमने 1, 2, 3, 4, 5 और चक्रवात तथा उससे संबंधित देश कौन से हैं ये भी हमने पढ़ा। आइए देखते हैं अगली टॉपिक और आज की लास्ट टॉपिक कौन सी है। फ्रेंड्स अभी हाल ही में सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास हुआ है। हाल ही में सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास हुआ है जो कि 23वां संस्करण था। ये सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है, तो सिम्बेक्स आपका सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुआ है। सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुआ है जिसका नाम है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। तो अगर आपसे पूछे कि सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ है तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुआ है और यह 23वां संस्करण था युद्धाभ्यास का। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही महत्वपूर्ण 2 टॉपिकों पे हमने चर्चा किया है। टॉपिक तो आज करंट अफेयर्स के हमने 5 ही पढ़े, लेकिन उनमें से 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा और उसका पूरा पोस्टमार्टम हमने किया। बाघ रिपोर्ट हमने पूरा पढ़ा है। महत्वपूर्ण क्या था उसमें, महत्वपूर्ण पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जो ग्लोबल अवार्ड मिला सिर्फ महत्वपूर्ण वही था, लेकिन उसके साथ हमने पूरी बाघ रिपोर्ट पढ़ी है। इसके अलावा चक्रवात पढ़ा है और साथ में 3-4 अन्य चक्रवातों के बारे में भी चर्चा किया है। तो फ्रेंड्स आज अर्थात 29 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास यही समाप्त होती है। कल फिर इसी टाइम हम मिलेंगे सुबह 8 बजे। डेली करंट अफेयर्स लेके आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप सब पढ़ाई करिए। धन्यवाद।